आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 पुष्पी पादपों का शारीर। अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए तो बोलेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखिए, शरीर और शारीर दो शब्द हैं। शारीर का मतलब संरचना, आंतरिक संरचना, और शरीर का मतलब हमारी बॉडी। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हम लोग पढ़ेंगे, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है हमारे फूल देने वाले पौधों का। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि आप बड़े प्राणियों यानी एनिमल, पादप यानी प्लांट, तथा जंतु यानी प्राणी, जंतु में भी हमारे जू आ जाएंगे, दोनों में संरचनात्मक समानता तथा बाह्य आकार के में विभिन्नता देख सकते हैं। तो दोनों में, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, इनमें स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन बाह्य आकार के में विभिन्नता देख सकते हैं, यानी एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है उसमें अंतर मिल सकता है। इस प्रकार जब हम भीतरी संरचना का अध्ययन करते हैं तब हमें बहुत सी समानताओं तथा विभिन्नताओं का पता लगता है। तो जब हम प्लांट और एनिमल का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो बहुत सारे उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर और बहुत सारे सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इस अध्याय में हम उच्च पादपों में यानी हायर प्लांट में, हायर प्लांट किन्हें कहेंगे? जिनमें प्लांट में फ्लावर लगते हैं। तो उच्च पादपों में भीतरी रचनात्मक तथा कार्यात्मक संरचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। तो इंटरनल जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्ट्रक्चर होंगे उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। पौधों की भीतरी संरचना के अध्ययन को शारीर कहते हैं, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर का जो स्टडी है उसी को शारीर या अंग्रेजी में हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं। तो पौधों में कोशिका आधारभूत इकाई है। तो प्लांट में हमारी जो बेसिक स्ट्रक्चर है प्लांट की, वो क्या है? कोशिका है, यानी सेल है। कोशिकाएं ऊतकों में और ऊतक अंगों में संगठित होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर जो लाइफ का है, लिविंग का है, वो क्या है? हमारा सेल है। और बहुत सारी सेल जब मिल करके एक ही तरह का फंक्शन करने लगती हैं तो उन्हीं को हम ऊतक या अंग्रेजी में टिश्यू कहते हैं। और यही टिश्यू जब संगठित हो करके एक जगह इकट्ठा हो करके एक ही तरह के काम करते हैं तो इन्हीं को टिश्यू सिस्टम या हिंदी में ऊतक तंत्र कहते हैं। और यही ऊतक तंत्र जब एक साथ मिलकर के कोई सिमिलर फंक्शन करने लगते हैं, एक ही काम करने लगते हैं, तो उसी को हम अंग तंत्र या आर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो फिर से समझिए, हमारी बेसिक यूनिट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की है वो क्या है? सेल है। और बहुत सारी सेल जब मिल करके एक ही तरह का काम करती हैं तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं या हिंदी में ऊतक कहते हैं। और बहुत सारे ऊतक या टिश्यू मिल करके जब एक ही तरह का काम करने लगते हैं तो उसको हम आर्गन या अंग बोलते हैं। और बहुत सारे आर्गन या अंग मिल करके जब एक ही प्रकार का काम करने लगते हैं तो उसको हम आर्गन सिस्टम या अंग तंत्र बोलते हैं। पौधों में विभिन्न अंगों की भीतरी संरचना में अंतर होता है। जो हमारे प्लांट होते हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में अंतर होता है। एंजियोस्पर्म में ही एक बीजपत्री की शारीरिकी द्विबीजपत्री से भिन्न होती है। तो एंजियोस्पर्म हमने पौधों में पढ़ा था कि एल्गी होते हैं,
पहले वायरस से बैक्टीरिया पढ़ा हमने, बैक्टीरिया से एल्गी पढ़ा, एल्गी से फंजाई, फंजाई से ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। इस तरह से क्रम हम छोटे से बड़े जीव का पढ़ते चले आ रहे हैं। तो जो एंजियोस्पर्म है सबसे विकसित प्लांट हैं। तो एंजियोस्पर्म हमारे फूल देने वाले पौधे हैं और इन्हीं को हिंदी में बीजपत्री भी बोलते हैं। एंजियोस्पर्म को हिंदी में बीजपत्री बोलते हैं, यानी कि इनमें बीजपत्र यानी कॉटिलिडन पाए जाते हैं। अब बीजपत्री जो पौधे हैं यानी कॉटिलिडन, तो उनमें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री हो जाते हैं, यानी मोनोकॉटिलिडन एंड डाइकॉटिलिडन। तो मोनोकॉटिलिडनस में कंडीशन ये होती है कि जैसे गेहूं है या धान है या जौ है या बाजरा है या ज्वार है, ये सब जब उगते हैं तो उगने में आप देखिएगा पहले जब सीड जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, तो उसमें एक ही पत्ती देखने को मिलती है। तो ये एक पत्ता जो निकलता है पहली बार में, तो ये मोनोकॉटिलिडन है। और अगर चना देखें, अरहर देखें, मटर देखें, मूंग देखें, उड़द देखें, मूंगफली देखें, आम देखें, ये पौधे जब उगते हैं तो इनमें पहली बार में आप देखेंगे कि 2 पत्ते निकलते हैं। तो ये द्विबीजपत्री यानी डाइकॉटिलिडनस। तो इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि एंजियोस्पर्म में कौन मोनोकॉटिलिडनस है और कौन डाइकॉटिलिडनस। तो वही कह रहा है कि एंजियोस्पर्म में ही एक बीजपत्र की शारीर की द्विबीजपत्री से भिन्न होती है, यानी मोनोकॉटिलिडनस की स्ट्रक्चर बाइकॉटिलिडनस या डाइकॉटिलिडनस से डिफरेंस होती है। भीतरी संरचना पर्यावरण के प्रति अनुकूलन को भी दर्शाती है। तो एनवायरनमेंट के प्रति एडाप्टेशन को भी हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर दर्शाता है। अब हमारा आ जाता है ऊतक तंत्र। ऊतक तंत्र को अंग्रेजी में टिश्यू सिस्टम बोलेंगे, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे द टिश्यू सिस्टम। तो ऊतक तंत्र यानी टिश्यू सिस्टम। तो इसको देखते हैं, कह रहा है हम अब तक विभिन्न प्रकार के ऊतकों यानी टिश्यू तथा उनमें स्थित कोशिकाओं यानी सेल्स के प्रकार के आधार पर चर्चा कर रहे थे। आओ अब हम देखें कि पौधे के विभिन्न स्थानों पर स्थित ऊतक कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनकी रचना तथा आकार भी, कार्य भी उनकी स्थिति के अनुसार होते हैं। रचना तथा स्थिति के आधार पर ऊतक तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। तो टिश्यू सिस्टम हमने आपको बताया था कि सारे टिश्यू मिलकर के एक ही प्रकार का जब काम करेंगे तो टिश्यू सिस्टम या इसी को अंग बोलते हैं, ऑर्गन। तो कह रहा है कि टिश्यू सिस्टम जो है वो 3 प्रकार के होते, 3 प्रकार के होते हैं। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, भरण तथा मौलिक ऊतक तंत्र एवं संवहनी ऊतक तंत्र। तो इसको देखते हैं इंग्लिश में। तो देखिए टिश्यू 3 प्रकार के होंगे। सबसे पहले कह रहा है इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम यानी बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। द ग्राउंड आर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम एंड द वैस्कुलर आर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो इपीडर्मल साफ समझ में आ रहा है कि बाहरी जो स्किन है, त्वचा है, उसकी बात हो रही है। ग्राउंड आर फंडामेंटल टिश्यू जो बीच में रहेंगे, एंड वैस्कुलर आर कंडक्टिंग टिश्यू जो वाटर और मिनरल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान में पौधे में ले जाएंगे, वो आ जाएंगे हमारे। तो इन तीनों टिश्यू सिस्टम में सबसे पहला इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में हम लोग विस्तार से स्टडी करेंगे। इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम, तो इसके बारे में देखते हैं। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र यानी इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बाह्य मतलब बाहरी, त्वचीय मतलब
स्किन या डर्मिस, तो बाहरी सबसे बाहरी जो टिश्यू है उसी की बात की जा रही है। तो कह रहा वाह त्वचीय ऊतक तंत्र पौधे का सबसे बाहरी आवरण है। तो सबसे एक्सटर्नल जो आवरण है, एक्सटर्नल जो ढका हुआ भाग है, वो हमारा एक्सटर्नल टिश्यू सिस्टम है या एक्सटर्नल डर्मिस टिश्यू सिस्टम है। इसके अंतर्गत बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, रंध्र तथा बाह्य त्वचीय उपांग यानी मूल रोम आते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल एपिडर्मल सेल आ जाएगी, यानी बाहरी त्वचीय कोशिका, स्टोमेटा यानी छोटे छोटे जो रंध्र पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं, वो आ जाएंगे। एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस, और बाहरी त्वचा के जो छोटे छोटे उपांग यानी पार्ट होंगे वो आ जाएंगे। वो इन अपेंडेजेस के अंतर्गत ट्राइकोम और हेयर आएंगे, यानी ट्राइकोम्स और हेयर इसमें आ जाएंगे एपिडर्मल अपेंडेजेस में। अब कह रहा है कि द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। तो प्राइमरी जो प्लांट बॉडी है उसमें एपिडर्मिस सबसे बाहरी पार्ट होता है। इट इज मेड अप ऑफ इलांगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल। तो ये लंबाई में बढ़ी हुई और अरेंज सेल से बना होता है। तो कह रहा वाह त्वचा पौधों के भागों की बाहरी त्वचा है। इसकी कोशिकाएं लंबी यानी इलांगेटेड एंड तथा एक दूसरे से सटी होती हैं, कॉम्पैक्ट होती हैं यानी सटी होती हैं, एक दूसरे से चिपकी रहती हैं और एक अखंड सतह बनाती हैं। मतलब उसका कोई खंड नहीं होता, एक प्लेन पूरा एक ही सतह होती है। वह त्वचा प्रायः एकल सतह वाली होती है। तो जो एक्सटर्नल सरफेस है हमारी, उसकी एक ही सिंगल लेयर होती है, एकल सतह यानी सिंगल लेयर वाली होती है। कह रहा है कि बाह्य त्वचीय कोशिकाएं पैरेनकाइमी होती हैं, जिनमें बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है जो कोशिका भित्ति के साथ होता है। तो जो एक्सटर्नल डर्मल सेल्स होती हैं हमारी, वो किसकी बनी होती हैं? पैरेनकाइमा की बनी होती हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो एक्सटर्नल सेल होती हैं हमारी, वो पैरेनकाइमा की बनी होती हैं, जिनमें बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है। बहुत कम मात्रा में उनके अंदर लिक्विड मटेरियल जो भरा रहता है जो सेल के अंदर, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो वो बहुत कम मात्रा में होता है, जो कोशिका भित्ति के साथ होता है, और जो होता भी है वो सेल वाल के साथ होता है। इसमें एक बड़ी रसधानी होती है। इसमें क्या होता है? एक बहुत बड़ी रसधानी होती है। रसधानी का मतलब वैक्यूल, खाली जगह जिसमें रस भरा रहता है, यानी लिक्विड मटेरियल भरा रहता है। कह रहा है कि बाह्य त्वचा की बाहरी सतह मोम की मोटी परत से ढकी होती है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारी एक्सटर्नल डर्मिस है, एक्सटर्नल लेयर है डर्मिस की, वो एक मोटी सतह से ढकी रहती है, मोटी परत से, जिसका नाम होता है क्यूटिकल। क्यूटिकल पानी की हानि को रोकती है। मूल में क्यूटिकल नहीं होती। ध्यान दीजिए, चूंकि ये मोटी सतह होती है तो धूप में पानी वाष्पोत्सर्जित हो जाए, वेपराइज हो जाए, उससे ये क्यूटिकल रोकती है। पौधे में पानी की हानि को रोकती है, और जड़ में चूंकि पानी का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए जड़ में क्यूटिकल नहीं पाई जाती है। अगर ये पाई जाएगी तो पानी कैसे अवशोषित होगा, कैसे एब्जॉर्ब होकर के पानी पौधों को मिलेगा? तो इसलिए क्यूटिकल हमारी रूट यानी मूल में नहीं पाई जाती है। रंध्र ऐसी संरचनाएं हैं जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपसे सीधा यही क्वेश्चन पूछेगा कि रंध्र यानी पोर कहाँ पाए जाते हैं, स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं?
तो बाह्य त्वचा यानी एक्सटर्नल डर्मिस में पाए जाते हैं। रंध्र वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय को नियमित करते हैं। जो रंध्र होते हैं, हमारे पोर होते हैं या स्टोमेटा होते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन यानी वाष्प के रूप में पानी का उत्सर्जन करते हैं तथा गैसों का आदान प्रदान, विनिमय का मतलब आ भी सकती है जा भी सकती है, यानी विनिमय का नियमित विनिमय को नियमित करते हैं। प्रत्येक रंध्र में 2 सेम के आकार की 2 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, संख्या में 2 होती हैं, सेम के आकार की होती हैं। अब देख लीजिए कि द्विबीजपत्री एक बीजपत्री में ये जो रंध्र में जो रंध्र कोशिकाएं हैं, स्टोमेटा की सेल हैं, ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर जो सेम के आकार की कहा है, अगर इसका डिफरेंशिएशन डाइकाटिलेडन या मोनोकाटिलेडनस प्लांट में बताएगा तो हम पढ़ेंगे नहीं, सीधा इसी को याद करेंगे। तो स्टोमेटा और स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद ए वैक्सी थिक लेयर क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट। स्टोमेटा और स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। ध्यान दीजिए कि जो ये स्टोमेटा या रंध्र है, ये बाह्य परत में पाया जाता है, त्वचा में पाया जाता है, और कहाँ पे, लीफ में, पत्ती में। देखिए हिंदी वाली जो बुक है हमारी, इसमें कह रहा है कि रंध्र ऐसी संरचना है जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होती है। तो ध्यान दीजिए, जो पत्तियां हैं हमारी, उसी में केवल ये स्टोमेटा या रंध्र पाए जाएंगे, सारे क्यूटिकल में, एपिडर्मिस में नहीं, केवल पत्तियों में। और वाष्पोत्सर्जन में हेल्प करेंगे। और इसमें जो स्टोमेटा होंगे, इसमें 2 सेम के आकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। अंग्रेजी में इनको गार्ड सेल बोलते हैं, गार्ड सेल, जो बाहर गार्ड खड़े रहते हैं, तो उसी प्रकार इनको भी हम लोग गार्ड सेल बोलेंगे या हिंदी में द्वार कोशिकाएं बोलेंगे। तो जो जो ये मोटे अक्षर से लिखा गया है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। घास में द्वार कोशिकाएं डंबलाकार होती हैं। ध्यान दीजिए, घास में, तो घास क्या है, मोनोकाटिलेडनस, और ये सेम के आकार की, ध्यान दीजिए, तो सेम के आकार की जो 2 कोशिकाएं होती हैं वो किसमें होती हैं, गार्ड सेल। डाइकाटिलेडनस में सेम के आकार की, और मोनोकाटिलेडनस में यानी एक बीजपत्री में डंबलाकार होते हैं, डमरू के आकार की, डंबलाकार। तो ध्यान दीजिए, गलती ना हो, मोनोकाटिलेडनस प्लांट जो है एक बीजपत्री में डंबलाकार यानी डंबल शेप होती हैं गार्ड सेल, और जो डाइकाटिलेडनस है, द्विबीजपत्री हैं, उनमें सेम के आकार की होती है। तो दोनों बातों को समझिए कि किसमें किस आकार की गार्ड सेल पाई जाती है। तो ध्यान दीजिए, बीन शेप किसमें होती हैं, बीन मतलब सेम के आकार की, बीन शेप किसमें होती हैं, डाइकाटिलेडनस में, और डंबलाकार किसमें होती हैं, मोनोकाटिलेडनस में। ये आपसे पूछा जा सकता है। द्वार कोशिका की बाहरी भित्ति पतली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यही पूछ लेगा कि जो द्वार कोशिका है यानी गार्ड सेल है हमारी, उसकी बाहरी पतली झिल्ली होती है और अंदर वाली मोटी होती है। अंदर वाली मोटी इसलिए होती है ताकि उसमें खिंचाव करके स्टोमेटा को खोला जा सके, रंध्र को खोला या बंद किया जा सके। द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है और यह रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो गार्ड सेल होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और ये पोर यानी स्टोमेटा के खुलने तथा बंद होने को नियमित करता है, यानी ओपन करता है और क्लोज करता है, इसको रेगुलेट करता है। कभी कभी कुछ बाह्य त्वचीय कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती हैं,
उनकी आकृति, माप तथा पदार्थों में विशिष्टता आ जाती है। तो स्टोमेटा के चारों ओर कुछ सेल पाई जाती हैं, उनमें कुछ चेंज आ जाते हैं, उनके शेप में, उनके साइज में और उनके स्पेशल मटेरियल में। तो इन कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं या सब्सिडियरी सेल बोलते हैं अंग्रेजी में। तो सब्सिडियरी सेल हो जाएंगी। रंध्रीय छिद्र द्वार कोशिका तथा सहायक कोशिकाएं मिलकर रंध्री तंत्र का निर्माण करती हैं। तो सारी देखिए, रंध्रीय छिद्र यानी जो पोर है स्टोमेटा, द्वार कोशिका यानी गार्ड सेल, और सहायक कोशिका यानी सब्सिडियरी सेल, सब कुछ मिलकर के एक तंत्र या सिस्टम बनाती हैं। जैसे बहुत सारे आर्गन मिलके आर्गन सिस्टम बनाते थे, अंग तंत्र, उसी प्रकार ये स्टोमेटा के चारों ओर जितनी भी सेल पाई जाती हैं, स्टोमेटा सहित वो सब मिलकर के रंध्री तंत्र या स्टोमेटल सिस्टम बनाती हैं। इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। तो देखिए, स्टोमेटल एपरेटस बनाते हैं, सिस्टम नहीं लिखा है, अंग्रेजी में एपरेटस लिखा है। सहायक कोशिका को अंग्रेजी में सब्सिडियरी सेल बोलते हैं। इंग्लिश वाले वर्ड बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि आगे अंग्रेजी वाले शब्दों की ही जरूरत पड़ेगी, हिंदी वाले शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप हिंदी से अंग्रेजी में जाने का बहुत जल्दी इंतजाम कर लीजिए। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर देखिए स्टोमेटा का सेल वो फिगर बनाया गया है। तो कह रहा है डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन यानी चित्र के आधार पर यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया गया है। स्टोमेटा विद बीन शेप गार्ड सेल, यानी यहाँ पर सेम के आकार के गार्ड सेल से मिलता जुलता ये फिगर है। इसका मतलब ये डाई कार्टिलेजनस यानी द्विबीजपत्री का है, और जो घास यानी मोनोकार्टिलेजनस या एक बीजपत्री में जो स्ट्रक्चर था वो ये है। तो देखिए, कह रहा है स्टोमेटा विद डम्बल शेप या डम्बबेल शेप्ड गार्ड सेल, या डमरू के आकार का। डमरू किनारे पे मोटी, बीच में पतली रहती है, तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आकार है। तो ये हमारा स्टोमेटल पोर है यानी रंध्र वाला छिद्र है। ये गार्ड सेल है यानी द्वार कोशिकाएं हैं। ये देखिए, इसमें ये गार्ड सेल है, इसमें ये गार्ड सेल। ध्यान दीजिए, इस फिगर को बहुत अच्छे से समझना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसका कारण ये है कि इसी फिगर को नीट के एग्जाम में बना करके पूछेगा ये कौन सी सेल है, तो आप भौचक्के रह जाएंगे। अगर जो पढ़ा रहेगा, इस फिगर को अच्छे से समझा रहेगा, तो उसे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखिए, छोटा छोटा हरे रंग का ये दिखाया है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ध्यान दीजिए कि क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल दो शब्द है। तो क्लोरोफिल हमारा पिगमेंट है और क्लोरोप्लास्ट हमारा ऑर्गेनिज्म है। तो ध्यान दीजिए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट यानी रंजक पाया जाता है जो रंगीन होता है। तो क्लोरोप्लास्ट हमारा ऑर्गेनिज्म है। ये गार्ड सेल में पाया जा रहा है। देखिए, गार्ड सेल है, उसी में क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। तो हमसे एक क्वेश्चन नीट में और पूछ लेगा कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा स्टोमेटा में। स्टोमेटा की जो सेल है चारों ओर, उनमें से किस सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? तो गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और यही जब फोटोसिंथेसिस होती है तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। तो उसी माध्यम से यहाँ पर इस छिद्र के खुलने और बंद होने का रेगुलेशन होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि गार्ड सेल हमारी स्टोमेटा के खुलने और बंद करने का रेगुलेशन करती है या संचालन करती है। अब साथ में देखें, सहायक कोशिका यानी सब्सिडियरी सेल है, सब्सिडियरी सेल, और ये हमारी एपिडर्मल सेल है। बाह्य चर्म कोशिका कह सकते हैं। ये है हमारे बाह्य त्वचीय कोशिका भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने फिगर देख लिया। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए, रंध्र कोशिका है, द्वार कोशिका है, क्लोरोप्लास्ट है, सहायक कोशिका है, बाह्य त्वचीय कोशिका है।
तो बाह्य त्वचा की कोशिकाओं पर अनेक रोम होते हैं। तो एक्सटर्नल जो सेल है हमारी, एक्सटर्नल एपिडर्मल सेल जिसको कहेंगे, उसमें बहुत सारे हेयर पाए जाते हैं। इन्हें मूल रोम कहते हैं। ध्यान दीजिए, मूल रोम का मतलब, मूल का मतलब जड़, जड़ में पाए जाने वाले रोम यानी, और रूट हेयर। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जड़ की बात हो रही है। ये बाह्य त्वचा की कोशिकाओं का एक कोशिकीय दीर्घीकरण स्वरूप देती हैं, जो जल एवं खनिज तत्वों के अवशोषण में सहायता करती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो रूट हेयर होते हैं वो हमारे रूट में पाए जाएंगे, और इन्हीं को रूट हेयर कहेंगे। कहाँ पाए जाएंगे? तो एक्सटर्नल या एपिडर्मल सेल में, एपिडर्मिस में पाए जाएंगे, बाह्य त्वचा में पाए जाएंगे। और ये एक कोशिकीय होते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यूनिसेल्यूलर होते हैं, मल्टी सेल्यूलर नहीं। यही 4 विकल्प बना देगा। अब आपसे पूछेगा तो रूट हेयर हमारे एक कोशिकीय या यूनिसेल्यूलर दीर्घीकरण स्वरूप होते हैं, यानी इलांगेटेड होते हैं, जो जल एवं खनिज तत्वों के अवशोषण में सहायता करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि रूट में पाए जाते हैं। तो रूट में पाए जाएंगे तो रूट का या जड़ का हमारा काम ही है पोषक तत्वों का और जल का अवशोषण जमीन से करना। तो उसी में ये हमारे हेल्प करेंगे। कह रहा है तने पर पाए जाने वाले ये बाह्य त्वचीय रोम त्वचा रोम या ट्राइकोम कहलाते हैं। तो देखिए, जो जड़ में पाए जाते हैं उनको रूट हेयर, और जो तने में पाए जाते हैं उनको ट्राइकोम या त्वचा रोम बोलते हैं। और ये प्ररोह तंत्र यानी स्टेम सिस्टम में पाए जाते हैं। ये स्टेम सिस्टम में पाए जाने वाले त्वचा रोम बहुकोशिकीय होते हैं, यानी मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जड़ में पाए जाने वाले रोम यूनिसेल्यूलर होते हैं, और तने में पाए जाने वाले रोम मल्टी सेल्यूलर या बहुकोशिकीय होते हैं। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। जैसे जड़ हम देखते हैं तो एक ही होती है, लेकिन तना बहुत सारे होते हैं, तने में बहुत सारे डाल निकल आते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद करने में आसानी होगी कि जड़ में यूनिसेल्यूलर होते हैं और बाहर मल्टी सेल्यूलर होते हैं। और एक तरीका और है ट्रिक याद करने की, कि चूंकि जड़ हमारा भूमि में मिट्टी से दबी रहती है तो वहाँ यूनिसेल्यूलर होते हैं, और बाहर फैलने के लिए पर्याप्त जगह होती है हवा में, इसलिए मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ये शाखित या अशाखित तथा कोमल या नरम हो सकते हैं। ये स्रावी हो सकते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल की हानि को रोकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो एक्सटर्नल मल्टी सेल्यूलर हेयर होते हैं, जिनको ट्राइकोम कहते हैं, जो स्टेम में पाए जाते हैं, ये शाखित यानी ब्रांच्ड होते हैं, या अशाखित यानी नॉन ब्रांच्ड होते हैं, तथा कोमल या नरम हो सकते हैं यानी फ्लेशी होते हैं। ये स्रावी होते हैं यानी सिक्रिटरी होते हैं, इनसे कुछ न कुछ स्रावित हो सकता है। ये वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल की हानि को रोकते हैं। ध्यान दीजिए, जो रूट में पाए जाते हैं वो जल का अवशोषण में सहायक होते हैं, यानी उनके अंदर पानी आ सकता है। लेकिन जो हमारे तने में पाए जाते हैं स्टेम में, वो क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल की हानि को रोकते हैं। वाष्पोत्सर्जन कराते नहीं, रोकते हैं। तो जमीन के अंदर जो जड़ में यानी रूट में पाए जाने वाले हेयर एब्जॉर्प्शन कराते हैं मिनरल और वाटर का, लेकिन जो हमारे तने में पाए जाते हैं स्टेम में, वो क्या करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन को रोकते हैं, जल की हानि को रोकते हैं। ये देखिए अंतर है। तो इन बातों को बहुत अच्छे से समझना है। अब आगे हमारा आ जाता है भरण ऊतक तंत्र। भरण ऊतक तंत्र, इसको अंग्रेजी में द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोलेंगे। द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, भरण ऊतक तंत्र यानी द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।